बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसार। ईरान और अमेरिका की जो कशीदगी है वो बढ़ती ही जा रही है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो 7 दिन हो गए हैं मुसलसल इन हमलों को। अमेरिका की तरफ से जो बयान एक आया है सेंटकॉम का, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जनाब हमने जितने भी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर्स हैं, इसके अलावा जो बहरी तनसीबात है ईरान में, उनको निशाना बनाया है। और सेंटकॉम ने ये भी दोबारा से बताया कि मिडल ईस्ट में जो हमारे फ़ौजी हैं उनकी तादाद तकरीबन 50,000 है। फिर आपको ये भी ख़बरें मिलती हैं कि जनाब वहाँ पे जो उनके जेट्स हैं, जो तैयारे हैं, बहुत सारे अमेरिका की तरफ से वो इजराइल भी भिजवाए जा रहे हैं। लेकिन जो नुकसान है जानी, उसका कहीं पे जिक्र आपको ज़ाहिर सुनने को नहीं मिलेगा। अगर आप ईरान का देखें मौक़िफ़ जो सामने आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये तासुर देना कि कोई शहरी मुतासर नहीं हुए हैं अमरीकी हमलों में, तो बड़ा ही गलत होगा। क्योंकि बाकायदा तौर पे जो उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने तादाद बताई है कि कितने लोग हमारे मासूम शहरी जो हैं वो इसमें मुतासिर हुए हैं। अभी तक 50 शहरी शहीद हुए हैं 6 जुलाई के बाद से अब तक की बात हो रही है, और 500 से ज़ायद जो अफराद हैं वो ज़ख्मी भी हैं। इसके अलावा ये भी वो उन्होंने बताया कि जनाब ईरान के इस वक्त 20 ऐसे देहात हैं जहाँ के 10,000 अफराद इन हमलों के नतीजे में पानी पीने से भी महरूम हो चुके हैं। ये सूरत हाल है। कहीं पे भी आपको इसमें कमी के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। इनफैक्ट शिद्दत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आज पहली दफ़ा अल जज़ीरा ने थोड़ी देर पहले रिपोर्ट किया है कि पहली बार ईरान की तरफ से बाकायदा तौर पे ये ऐलान किया गया है कि MOU जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, इट्स ओवर। किसने ऐलान किया है? उनके जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं काज़िम गरीबाबादी, उनकी तरफ से, और ये ईरान की जो टेक्निकल निगोशिएटिंग टीम है उसके हेड हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जी अमेरिका की तरफ से इसकी खिलाफ वर्जी की गई है, लिहाजा नाउ इट्स सस्पेंडेड, और अब हम भी इसमें होने वाली किसी भी कमिटमेंट पे अमल करने के पाबंद नहीं हैं। तो ये तासुर के कहीं पे कोई कमी के आसार हैं, कहीं पर कुछ बातचीत की तरफ मामला जा सकता है, फ़िलहाल कहीं से भी पॉसिबल नज़र नहीं आता है। फिर भी बहरहाल आप देखें तो आपको बहुत से ममालिक की तरफ से दोनों अतराफ़ से कहा जा रहा है कि जी रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा करें, वापस MOU की तरफ जाएं, वापस अगर उसकी इंटरप्रिटेशन में मामलात हैं तो बैठ के बात करें। क्योंकि अगर आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ किसके कंट्रोल में है, उसका इंतज़ाम किसके पास होगा, इसको किस तरीके से रन किया जाएगा, ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो कि ओबियसली MOU की बहुत सारी शिकों में से एक नुक्ता भी है। उसकी अगर कहीं पर कोई मिस इंटरप्रिटेशन है तो वो मामलात भी आखिरकार बैठ के ही दोनों पार्टीज़ हल करने के काबिल होंगी। लेकिन क्या ये हमले करना किसी सोल्यूशन की तरफ लेकर जा सकता है? अच्छा, फिर दूसरा पहलू इसका ये भी है कि मिडल ईस्ट के जो बाकी फ़रीक़ैन हैं, बाकी ममालिक हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट के कितने चांसेस हैं। मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो ईरान की इसमें हिमायत करते आए हैं, ईरान के फेवर में बयानात देते आए हैं, उन ममालिक पे भी हमले हो रहे हैं। कल भी हमने इनका जिक्र किया था कि आपको जो सिलसिला सऊदी अरब और कतर के वेसल्स पे हमले से नज़र आता है, वो सिलसिला अब आपको जॉर्डन तक, शाम तक, कुवैत तक फैलता हुआ नज़र आता है। आज पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका राब्ता भी हुआ कुवैती वज़ीर ख़ारजा से, क्योंकि कुवैत भी उन ममालिक में शामिल है जो कि ईरान के हमलों का शिकार हो रहा है। सो ये सूरत हाल क्या कंट्रोल में आने के चांसेस मौजूद हैं अभी, या अब ये मामला एक फुल फ्लेज एक एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? इस पे ज़रा बात करेंगे आज इस सेगमेंट में। टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, रेनाउंड डिफेंस एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो बताइए कि इस वक्त अमेरिका की तरफ से भी मैं देख रही थी जो सेंटकॉम के बयानात हैं, कहीं पर भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि आप ये कहें कि ये आने वाले दिनों में मज़ीद इंटेंसिफाई नहीं होंगी जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं। मिलिट्री ऑपरेशन को भरपूर शिद्दत के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, तमाम बयानात से अभी तक यही लगता है। तो इस वक्त अमेरिका का स्ट्रेटिजिक ऑब्जेक्टिव है क्या ईरान में? माजी में उन्होंने जो जो कहा, रिजीम चेंज हो जाएगा, वो एनरिच्ड यूरेनियम का मामला, तमाम तर चीज़ें बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किया। इस वक्त क्या स्ट्रेटिजिक ऑब्जेक्टिव रख के कर रहे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच सादिया फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, जो इस वक्त अमेरिका का जो मामला है,
उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हो भी नहीं सकते जी। उनके देर आर नो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड देर आर नो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। वजह यह है कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स फ्लो फ्रॉम द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिसी डिक्टेट करती है स्ट्रेटजी। तो पॉलिसी नेतन्याहू की जरूर है, ठीक है। अमेरिका की नहीं है। दैट्स वाई 65%, मोर देन 65% अमेरिकन आर नॉट बिहाइंड दिस वॉर। वो इसको अपनी जंग मानते नहीं है। जो कैंट का जो इस्तीफा हुआ था वो हमें सबको याद है। जी जी। जो इनपुट प्रेसिडेंट ट्रंप को दी गई थी, ये वही अवामिल हैं जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि वाई देयर इन द वॉर। तो इनके कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। इनके ऑब्जेक्टिव्स इसलिए डिस्टर्ब रहते हैं कि वो एक एक नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। बट कहने का मकसद ये है कि दूसरी तरफ भी ईरान भी कोई मुझे नहीं समझ आ रही कि वो इस वॉर की एंड स्टेट, दोनों एंड गेम को नहीं देख रहे। मिलिट्री एक्शंस की एंड गेम को नहीं देख रहे। ये जो मिलिट्री कंटेस्टेशन इस वक्त सादिया हो रही है, ये आपको इट कैन क्राफ्ट और इट कैन ब्रिंग यू सम लेवरेज तो जरूर दे सकती है, मिलिट्री लेवरेज दे सकती है। जी। उर्मस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। लेकिन आपको पीस या एंड स्टेट या विनिंग गेम या एंड गेम जो देनी है वो वो नहीं। पॉलिटिक्स ने देनी है, डायलॉग ने देनी है, डिप्लोमेसी ने देनी है। डिप्लोमेसी क्रिएट दैट विक्ट्री एट द एंड ऑफ द डे जो आपको पॉलिटिकल होती है। अभी आप फौज का क्या काम होता है? फौज का काम ये होता है ईदर टू मेंटेन डेटरेंस, और अगर डेटरेंस चली गई है तो आप एस्केलेशन लैडर पे ऊपर ही जाते रहते हैं टू रीगेन दैट डेटरेंस। एग्जैक्टली। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे थे कि मिलिट्री की एप्लीकेशन हमें चेकमेट नहीं दे रही, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं हासिल कर रहे, इसलिए तो डायलॉग किया। वो जो कागज का जिसको आप एमओयू अभी हम बात कर रहे हैं कि वो अभी तो नायब ईरानी वजीर कह रहे हैं जी। कि जी ये वो खत्म हो चुका है, और अमेरिका भी कह रहा है। तो उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने दस्तखत किए हैं, उसके ऊपर प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान ने दस्तखत किए हैं, उसके ऊपर एक जो आपके मीडिएटर्स हैं उनके सामने गवाह के तौर पर प्राइम दस्तखत हुए मिनिस्टर हुए। के हमारे तो आप बिल्कुल। उधर वहां पहुंचे हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की है, तो आप वहां पहुंचे ही हैं, तो तभी आपने दस्तखत किया ना। इट इज नॉट अ कोई प्लेलेट थोड़ी हो रहा है कि हम शेक्सपियर का कोई सो वो व्हाट खेल तो नहीं सो है, कोई व्हाट वेंट फिक्शन तो रॉन्ग नहीं, इन दिस इज सच अ रियलिटी। शॉर्ट टाइम? ये इतनी ज़्यादा, ये इस वक्त जो ईगोज आमने सामने आ गई हैं इतने मुख्तसर से वक्त में कि दो राउंड हुए थे अभी बातचीत के, और फिर उससे पहले ये दोबारा से जंग शुरू हो गई। देखिए ये हुर्मस का जो मामला है ये बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर है। इनिशियली था तो नहीं, प्लान्स में तो उनके हमेशा रहा ईरानियंस के, लेकिन उन्होंने यूज नहीं किया। जब वॉर हो गई, एप्लीकेशन हो गई, और दो एप्लीकेशन हो गई, आपको 12 डेज वॉर हो गई, आपने फिर उसके बाद लीडर्स की कैपिटेशन होगी, दो बड़े हमले आपने किए। पहले में आपने उनके न्यूक्लियर को, फिर आपने उसके बाद जब जंग शुरू होती है और पहले दिन ही आपने कैपिटेशन कर दी लीडरशिप की। अभी भी मैं इसको समझता हूँ कि डिप्लोमेसी को मौका जरूर दे रहे हैं। देखिए ना, पहले इन्होंने मिलिट्री टारगेट्स लिए। अभी आप सेंटकॉम की जो ट्वीट्स हैं या जो उनके मैसेजेस आए जी। हैं उनका आप जिक्र कर रही थी, तो उन्होंने गिनवाए कि जी मिलिट्री टारगेट्स, एयर डिफेंस की पोजीशंस हैं, कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं, टावर्स गिराए। अभी ये जो आखिरी थी इस पे खामोशी थी, इन्होंने कोई टारगेट्स बताए नहीं कि हमने। इसी में वो पुल भी शामिल हैं, वो पानी के प्लांट्स भी शामिल हैं। बिल्कुल। तो इकोनॉमिक प्रेशर भी बिल्ड कर रहे हैं, मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं। और ईरान ने भी कुवैत के अंदर जो टारगेट्स लिए हैं, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि जो मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन दोबारा मैं करूंगा वॉर की, या जो मैं रिस्पॉन्स जनरेट करूंगा, तो वो उनकी भी एनर्जी के ऊपर भी जा सकते हैं और उनके पानी की फैसिलिटीज के ऊपर भी जा सकते हैं। तो दे आर वेरी क्लियरली एस्केलेशन लेडर पे एक दूसरे को बता रहे हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, विच इज अ वेरी वेरी डेंजरस फिनोमिना। मुझे तो दोनों की एंड गेम अभी तक समझ नहीं आ समझ रही नहीं कि आ रही। इन दोनों की एंड गेम है क्या। वो इसलिए नहीं है कि पॉलिसी कंफ्यूज है। आपने बात की थी ना स्ट्रेटजी क्या है, तो जी। पॉलिसी इज कंफ्यूज्ड। व्हेन पॉलिसी इज कंफ्यूज्ड इट इज chaos। सो ऑब्वियसली वो कोई डिसीजन मेकिंग है ही नहीं, समझ ही नहीं आ रही दोनों अतराफ। ये अच्छा, इसमें दरमियान में अभी जब ये जंग दोबारा शुरू हुई है तो इज़राइल ने उस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया है। आपको सिर्फ ईरान और अमेरिका आमने सामने नज़र आ रहे हैं। अमेरिका की तरफ से इस वक्त क्या मैसेज ईरान को कन्वे करने की या पूरे रीजन को कन्वे करने की कोशिश हो रही है इस एक इकदाम से कि जनाब डजन्स ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो हैं वो अब इज़राइल उन्होंने भिजवा दिए हैं? उसकी डिप्लॉयमेंट का क्या मकसद है इज़राइल के अंदर? देखिए इसराइल तो इस वक्त बड़ा विन विन सिचुएशन में है जी। इसराइल इज द ओनली विनर इन दिस होल सिनारियो। अमेरिका को जब उन्होंने इन्वॉल्व किया था, तो आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में मैंने एक दफा ये बात की थी, तब अमेरिकन अभी पूरे इन्वॉल्व नहीं हुए थे। तो सादिया हमने कहा था कि एग्जिट कार्ड नेतन्याहू का जो सिचुएशन है, उनके क्रिमिनल चार्जेस, बिल्कुल। उनकी पॉलिटिक्स, उनकी आइसोलेशन के, द एग्जिट कार्ड इज ओनली कार्ड इज कि वो किसी तरीके से ट्रंप को
इस वॉर में ले आए, जी अमेरिका को इस वॉर में ले आए। बिल्कुल। और फिर हमने ये भी एनालाइज किया था कि अमेरिका कभी भी इस वॉर में नहीं आएगा। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अमेरिका तो आज भी इस वॉर में नहीं आना चाहता। इट इज प्रेसिडेंट ट्रंप जो इस वॉर में आए हैं और फंस गए हैं, एंटेंगल हो गए। अब उनकी जो पॉलिटिक्स है या उनकी जो पावर है, वो प्रॉब्ली उसको यूएस जो अप्रोच है वो कंपेल कर रही है इस वॉर की कंटिन्यूटी की। अमेरिका का भी बहुत लॉस हो गया। ये जो अभी पूरी दुनिया देख रही है अमेरिका का, देखे ना, वो कहेंगे आज देखें कितने दिन हो गए, इतनी लंबी जंग शुरू हो गई। तो इसका मतलब है कि वो पॉलिसी कैप्चुलेशन नहीं करवा सके ईरान की। ईरान भी मिस्टेक्स कर रहा है, हॉरिजॉन्टल जो अपनी एनिमिटी है वो पूरी परमानेंसी में जा रही है। तो अमेरिका इजराइल को ये जो सिनारियो है जिसमें वॉर भी चल रही है थोड़ी सी, और फिर रिफ्ट भी बढ़ रही है, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डिस्टेंसेस भी हो रहे हैं, सेक्रेटेरियन डिवाइड भी बढ़ना शुरू हो जाएगा अभी थोड़े अरसे बाद। और जूं जूं ये वॉर फैलेगी, अभी अगर हुतीज का इस्तेमाल होता है उस चीज का और बाबुल मंदल की तरफ भी जाता है, तो फिर तो और प्लेयर्स, एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर्स भी इस वॉर में आने के बहुत चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कांट अफोर्ड कि इन दो ममालिक की मिलिटराइजेशन की वजह से बाबुल मंदल और हुर्मुस ब्लॉक हो जाए और पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो चैलेंज हो जाएगी। तो एवरी सिटीजन ऑन दिस ग्लोब विल बी इंपेक्टेड, एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस ग्लोब विल बी इंपेक्टेड। तो मैं तो फिर एक्स्ट्रा कॉरिडोर फोर्सेस, एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस इस वॉर के अंदर आते हुए देख रहा हूँ। पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी तो फिर उसके बाद की स्टेज होगी। अच्छा, एक चीज़ इस रीजन के दीगर कंट्रीज़, मिसाल के तौर पे यूएई है, बहरीन है, उनसे ईरान के बहुत शदीद इख्तलाफात हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, और ख़ास तौर से उन्होंने इसराइल को रिकग्नाइज़ किया है, तब से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और यूएई ने तो इस पूरे जंग के अंदर अपनी एक साइड बता दी थी कि वो अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जो बाकी ममालिक हैं, ख़ास तौर से मैं बार बार जिक्र करती हूँ कतर और सऊदी अरेबिया का, जो कि बाकायदा मीडिएशन का कोशिश कर रहे थे, सालिसी हो, मुआहदा हो, जंग बंदी फौरी तौर पे हो, तो वो कहाँ पे आने वाले दिनों में आपको स्टैंड करते हुए नज़र आएंगे, अगर उनके ममालिक में भी आपको इसी तरीके से हमले जारी रहते हुए नज़र आते हैं? सऊदी अरेबिया ने आपने देखा यमन के अंदर हूथीज़ के अगेंस्ट कार्रवाइयाँ जो हैं वो अपनी अब तेज़ कर दी हैं, तो ये दोनों ममालिक क्या रुख ले सकते हैं? देखिए, दिस विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। एक चीज है, जस्ट वन फैक्टर जो ट्रिगर करता है, जो ड्राइवर है इस पूरे एनवायरनमेंट का, वो है मिसट्रस्ट। अपरेंटली तो कतर भी, सऊदी अरेबिया भी, सब ने रिस्ट्रेंट शो किया है, और उसमें दे शुड बी थैंकफुल टू पाकिस्तान, ईरानियंस भी और रीजन भी, कि पाकिस्तान की वजह से ये रिस्ट्रेंट आया। वरना सादिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक वो जो मिसट्रस्ट है, जो कदूरतें हैं, जो नफरतें हैं, वो उसी जगह बैठी हुई हैं जी। इट विल टेक टाइम। वही हम कह रहे थे कि ये जो 60 डेज थे, इसमें अगर कुछ सीबीएम्स हो जाती, देखे ना, अभी जब जनाजा हुआ अली खamenei साहब का, तो बेशक जैसा भी वफद था, सऊदी अरेबिया और कतर ने वफद भेजे। वो गए बिल्कुल। कतरी जो नेगोशिएटर्स थे, देवर इन ओमान, ओमान के बीच में बैठे हुए थे। अराक्ची साहब भी ओमान में थे, और आपने ओमान के ऊपर ही हमला कर दिया। फिर कतर के अंदर भी चले गए। कहने को तो ये आप कह रहे हैं कि जी बेसिस के ऊपर हमले किए। अमेरिका के देखे 780 750 से 800 के करीब बेसिस है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के अंदर जी। 19-20 मिडल ईस्ट में भी हैं, इनकी रीजनल कमांड्स हैं। वी ऑल नो दी अमेरिकन मिलिट्री एप्लीकेशन, कि वो कैसे रीजनल कमांड्स में हैं। अभी यहाँ पे सेंट्रल कमांड के ये ट्रुप्स मौजूद। यू कांट आस्क देम कि अभी आप निकल जाएं यहाँ से। ठीक है, उन्होंने एक उनका नाम, लेकिन वो कंट्रीज इसको अपनी टेरिटोरियल वायलेशन कहती हैं, इंटेग्रिटी की वायलेशन कहती हैं। चाहे अमेरिका की आप अहदाफ ले रहे हो, और सिविल कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं, कुछ ना कुछ हो जाती हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे इंडिया के लोग भी मरे हैं, बाहर के लोग भी मरे हैं, कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं। तो वो उसको इन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया है ईरान ने, कि हम ये जो गल्फ का जो प्रेशर है, जब ये बिल्ड करेंगे, तो तब जाके ये कंपेल करेंगे अपने पार्टनर को कि वो थोड़ा सा अपना प्रेशर कम करे और इनको विक्ट्री मिल सके, या बेहतर चीजें ये अचीव कर सके। अभी जो बहरीन में भी सेंट्रल कमांड की जो डिस्कशंस हुई थी, तो ये जितनी रीजनल कंट्रीज थी, इन्होंने अमेरिका कहा जी आप हमें गारंटी करें फ्री ट्रेड एंड फ्री रूट्स। तो उस फ्री ट्रेड और रूट गारंटी तो फिर करना पड़ता है। जब आपने अड्डे बनाए हुए हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो आपके सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के साथ अगर मिडिल ईस्ट जुड़ा है, तो वो आपको पैसे भी दे रहे हैं, आपको रखा हुआ भी है, बिलियंस ऑफ डॉलर का आपसे असला ले रहे हैं। तो वो आपका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में आई इसलिए कि आप उनको गारंटीज दें, उनको प्रोटेक्ट करें। दैट्स वाई अभी ये जो रीजनल कंट्रीज है, स्पेशली गल्फ कंट्रीज है, दे आर लुकिंग टूवर्ड्स
they've started at least thinking and started looking towards other partners also, कि उन्हें पता चल गया कि एक यूनिलैटरल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के बीच में nobody can protect you. तो ये सारी इन्वायरमेंट से चीजें निकली हैं जी। अच्छा, ये जो आपने पहले भी हवाला दिया था कि जैसे आपने पहले भी मेरे एक प्रोग्राम में बात की थी कि उनके लिए बड़ा, नेतन्याहू के लिए जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है ना वो इससे वाबस्ता है कि अमेरिका जंग में बिज़ी रहे, वो चलें वापस बिज़ी हो जाता है। विन विन सिचुएशन में इस वक्त इसराइल आपको नज़र आता है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी तो मुश्किल है ना, जो अभी नवंबर में अपकमिंग मिड टर्म्स आ रहे हैं, ग्राफ मुसलसल गिर रहा है, अप्रूवल रेटिंग 37% तक गिर चुकी है। तो अभी ऐसे में वो शायद कोई स्केप गोट के तौर पे चाइना पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी 2020 का रेग हुआ था, तो शायद उनको लगता है कि इस दफ़ा मैं यही बहाना बना दूंगा कि ये भी रेग हो गए थे। तो उनके लिए भी तो मुश्किलात हैं। उनको नेतन्याहू का अगर पॉलिटिकल सर्वाइवल देखना है तो अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल क्यों नहीं देख रहे? जैसे हम अमेरिका को कहते हैं सादिया कि उन्होंने मिसकैलकुलेट किया है कल्चर ऑफ ईरान को अंडरस्टैंड करने में, नेचर ऑफ इनकी जो नेचर है उसको अंडरस्टैंड करने में, स्पिरिट ऑफ करबला को अंडरस्टैंड करने में अमेरिकन्स हैव मेड दिस मिस्टेक। इसी तरह मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि बहुत से एनालिस्ट जो हैं या जो बहुत से लोग बात करते हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप को भी मिसकैलकुलेट और मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। वो प्रिपेयर्ड है ये इस तरह की पॉलिटिकल कास्ट देने के लिए। मैं ऑनेस्टली ओके, बताऊं आपको, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फर्क, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन चलिए हम सारे जावेद साहब, ऑन लोग दिस नोट, सारे चलें, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम इस डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। हम ब्रेक पे जाने से पहले जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि अगर इस वक्त आपको अमेरिका और ईरान का जो तनाज़ा है, जो कशीदगी है, वो मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो इसके कोई आने वाले दिनों में कोई मंतकी अंजाम भी होगा। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो ये बात कर रहे थे कि कहीं पर भी दोनों अतराफ से जो एंड गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो समझ में नहीं आ रहा। पहले हम ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए कहा करते थे, लेकिन इस वक्त ईरान के लिए भी ये बात उतनी ही सही साबित हो रही है कि आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं। जनरल साहब, मैंने आपसे सवाल किया था प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से, तो आपने कहा था कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी पॉलिटिकल कॉस्ट हो वो देने को तैयार हैं। तो फिर वाकई उनकी जमात को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्या कोई भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा? और नवंबर में अगर वाकई ये जो आसार नज़र आ रहे हैं कि जनाब ये इलेक्शन हार सकते हैं, मामलात इनके हाथ से निकल सकते हैं, तो फिर एक वीक प्रेसिडेंट, एक यूएस का वीक प्रेसिडेंट ईरान भी क्यों चाहेगा कि उसके साथ नेगोशिएट करे? उनको तो एक वीक प्रेसिडेंट सूट नहीं करता इस वक्त। वाकई उनकी तमाम शराइत जो अगर मनवा ली थी तो वो इसी प्रेसिडेंट से मनवाई थी उस वक्त तक जब प्रेसिडेंट ट्रंप एक मजबूत प्रेसिडेंट के तौर पे सामने आए थे। देखिए, एक वीक प्रेसिडेंट जो है वो ट्रम्प जो है वो ईरान को इसलिए सूट करेंगे या ईरान को, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ इस वक्त लड़ाई है, जो इनकी मेनली लड़ाई जो है। और जहां तक इनके ताल्लुक है ईरान के ऑब्जेक्टिव्स का, देखे ना, इस वॉर से पहले जब मुज़ाकरात हो रहे थे जिनेवा में भी, और ईरान काफी चीजें एक्सेप्ट करने को तैयार था ऑन द न्यूक्लियर। उसके बाद जेसीपीओ हुआ, जो जेसीपीओ से ये बेहतर चीजें ईरान के लिए हो रही थी। चले 3 पॉइंट समथिंग 6-7 पे अगर वो थे, इसमें अगर थोड़े से नीचे भी चले जाएंगे तो इसमें देखें ना, एसेट्स फ्रीज हो रहे, अनफ्रीज हो रहे हैं। 400 बिलियन 300 बिलियन अप फ्रंट आपको लोड हो रहा है, 100 बिलियन आपके मजीद अनफ्रीज हो जाएंगे। फिर आपको परमिशन मिल रही है ऑयल की तरसील करने की, तो आपको तकरीबन $1 बिलियन। मैं इकोनॉमिक्स में इसलिए बात कर रहा हूँ, इसको अभी हमीयत और गैरत और बहुत सारी चीजों से जोड़ लेते हैं, लेकिन यार रियल वर्ल्ड में ये चीजें अपनी जगह कायम है। इससे आपने वॉर एग्जीक्यूट जरूर करते हैं, उसको सैल्यूट, उसी की वजह से इन्हीं जिनकी चीजों की हम बात कर रहे हैं ना, गैरत, हमीयत, हुसैनियत, सब कुछ इसी की वजह से आपने वॉर कर ली। लेकिन यू कांट स्टे इन परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर ऑल द टाइम, पूरे लंबे अरसे के लिए आप नहीं रह सकते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुआहदे किए, पेंड किया चीजों को, जंगे भी की हैं, लेकिन उसको लेकर आगे नहीं चले, क्योंकि दिस इज हाउ यू गवर्न द कंट्री। आपने अपने सिस्टम में रहना है। अभी अगर आप ये कह रहे हैं कि जी मैं इस हुर्मस के साथ जो रीजनल चेस बोर्ड है उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के पार्टनर के तौर पे, तो आप एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। और ये दोनों के लिए, अरब वर्ल्ड के लिए, बाकियों के लिए भी है कि आप आजकल के रीजनल एनवायरनमेंट में चेस बोर्ड के ऊपर इक्वल पार्टनर ऑफ एनी आर्किटेक्चर तो हो सकते हैं, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल। डोमिनेंस कोई नहीं मानता आपकी, नोबडी विल एक्सेप्ट योर डोमिनेंस। और आप हेजमन भी नहीं हो सकते। आप खुद हेजमनी को लड़ रहे हैं अमेरिका की, और आप कहेंगे कि जी मैं हेजमन बन जाऊं रीजन में, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आई थिंक प्रूडेंसी ये मांगती है हमसे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करें। यस, कैपिटेशन हुई है, बड़ी कैपिटेशन हुई है, उसमें अमेरिका ने आपके लीडरशिप, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हिट किया है, लेकिन आपने फिर अपना भी रिव्यू करना है कि हिट कैसे हुए हैं, इंटेलिजेंस कैसे फेलियर्स हुए हैं। देयर आर फेलियर्स आल्सो इन योर, और बहुत सालों से आपको वो फेलियर्स नजर आ रहे हैं। इंटरनल वीकनेसेस भी बहुत सारी हैं। यू हैव टू एड्रेस लॉट मेनी थिंग। पीपल वर ऑन द स्ट्रीट्स वॉर से पहले, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप समझ रहे थे, और नेतन्याहू ने जो झूठ बोला उनसे कि जी लोग तो निकल आएंगे, लिबिया बना देंगे, वो बना देंगे, इराक बना देंगे, मुजस्मे गिर रहे होंगे, तस्वीरें आग लग रही होगी, पता नहीं। ईरान को समझा ही नहीं ना उन्होंने। आपने स्पिरिट से एक एनवायरनमेंट अचीव कर ली, अब आपने अकल के साथ, डिप्लोमेसी के साथ अगली एनवायरनमेंट देखिए ना। बुलेट फायर किए बगैर अगर आप पॉलिसी आपकी जीत जाती है तो, और दिस इज व्हाट वॉर इज। द बेस्ट फाइटिंग, वॉर फाइटिंग इज विदाउट फायरिंग अ बुलेट यू अचीव योर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। ये होती है वॉर असल में। तो आपसे ह्यूग्रस अप्रोच के साथ, और ये दोनों के लिए रीजन विल सफर, और ये वॉर अगर फैलती है तो वी एवरी इंडिविजुअल ऑन ग्लोब सेड अर्लियर विल सफर। बिल्कुल सही, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जनरल ज़ाहिद महमूद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, इस वक्त अगर आप देखें बरतानिया के अंदर, जिसको एक बहुत पुरानी जमहूरियत की माँ करार दिया जाता है,
डेमोक्रेसी का क्या मतलब ये है कि आपके जो दिल में आए, जो अमल आप करना चाहें आप वो कर सकते हैं और कोई पूछगछ नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे नहीं आएगी, तो डेमोक्रेसी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। पिछले कुछ सालों से बरतानिया में भी अब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर हो रहा है कि वहाँ पर जो हर रोज़ ही तकरीबन आपको किसी ना किसी इशू के ऊपर कोई प्रोटेस्ट वगैरह होते हुए नज़र आते हैं। और इस वक्त बरतानिया में एक बहुत बड़ा मसला जो है वो हेट क्राइम्स का बनता चला जा रहा है, जिसको हम रेसिज्म कहते हैं। किसी एक ख़ास ग्रुप के ख़िलाफ़, किसी एक ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों के ख़िलाफ़ जो एक नफ़रत है, उसको मुख्तलिफ़ अनासर से लोगों ने असेस करने की कोशिश की कि आखिर इसकी क्या वजह है, क्यों लोगों का रुझान भी जो है वो आपको राइट विंग की तरफ ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। सो इसके लिए जो बरतानिया की हुकूमत है उन्होंने पिछले साल यानी 2025 के एंड पे फॉर्मर डायरेक्टर हैं पब्लिक प्रोसिक्यूशंस के लॉर्ड केन मैकडोनाल्ड, उनको अपॉइंट किया और उनकी निगरानी आप ये कह सकते हैं कि जी कमीशन बना दिया और कहा कि जनाब आप तहकीकात करें, एक इंडिपेंडेंट हमें रिव्यू चाहिए। इस वक्त जो पब्लिक ऑर्डर है और जो हेट क्राइम लॉज हैं ना, उन पे आप हमें एक अपना जो तज्जिया कह लीजिए या इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपनी फराहम करें। अच्छा, अब इन्होंने जो कमीशन था उन्होंने सारी चीज़ें रिव्यू की, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं क्या वो ये तमाम जो इंटिमिडेटिंग प्रोटेस्ट आपको नज़र आते हैं उनके साथ सही तरीके से डील करते हैं, नहीं करते, क्या जो लॉज़ हैं वो काफ़ी हैं या उनको तब्दील होना चाहिए, क्या वो इफ़ेक्टिव भी हैं कि नहीं हैं। ये तमाम तर चीज़ें इस रिपोर्ट में आपको नज़र आएंगी। ये रिपोर्ट क्या हुकूमत को सबमिट हो गई? बिल्कुल हो गई। जो लॉर्ड मैकडोनाल्ड थे उन्होंने रिपोर्ट हुकूमत को दे दी। अब क्या हो रहा है कि जो होम ऑफिस है वो ये कहता है कि हमारे जो कुछ मिनिस्टर्स हैं ना, अब वो उस रिपोर्ट को रिव्यू कर रहे हैं और वो फिर ऑफिशियल रिस्पांस जो हैं वो देंगे कि आखिर इसमें क्या तब्दीली आ सकती है और क्या इसका नतीजा निकला है। अच्छा, अब इस सारे मामले में ये पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है? क्योंकि ये पूरे यूके में, जैसे मैंने बताया कि पूरे यूके को उन्होंने एवेल्युएट करना था, वहाँ पे ये जो तमाम तर कार्रवाइयाँ हैं, सरगर्मियाँ हैं, उनको देखना था। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये काफ़ी अहम है। वाई? क्योंकि आपको आए रोज़ कहीं ना कहीं पाकिस्तानी ऐसे वहाँ पे मिलेंगे, कुछ ऐसे अभी रिसेंट आपने देखा जो कश्मीरी हैं वहाँ रहते हैं बैरून मुल्क, ख़ास तौर से बरतानिया के अंदर, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हुए नज़र आए। फिर ऑब्वियसली जो बराए नाम तो पाकिस्तानी हैं, बराए नाम तो ख़ुद को मुहिब्बे वतन कहते हैं, लेकिन वो किसके एजेंडा पे काम कर रहे हैं उस पर भी ज़ाहिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और यूके के और यूरोप के एक सहाफ़ी हैं वकार मलिक, उन्होंने मई में 13 मई को एक ख़त भी लिखा था बरतानवी वज़ीर आज़म को और उनके जो होम सेक्रेटरी हैं उनको, और उन्होंने कहा था कि जी बरतानिया में मुकीम कुछ अनासर जो हैं वो बरतानवी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मनफी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हेट्रेड जो है उसको बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं लोगों को कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ जो हैं वो इक़दामात करें। और उन्होंने फिर अपने जो ख़त था उसके अंदर ये भी बताया कि यहाँ पे कुछ मुकीम ऐसे कश्मीरी गिरोह भी मौजूद हैं जो यहाँ के हालात को तबाह करने के दरपे हैं, और यहाँ बिल्कुल उनकी पूरी कोशिश है कि लोगों को इंसाइट करें कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी इदारे हैं और जो अहम शख्सियात हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ करें। और ये भी यहाँ पे अपने तकारीर के अंदर उनकी मुसलसल तौहीन करते हैं और उन्हें कत्ल की धमकियाँ देते हैं। तो ये उन्होंने अपने लेटर के अंदर चीज़ें दर्ज की थी। आज इस पर ज़रा ये बात करते हैं कि ये अगर वाकई ऑफिशियल रिस्पांस आने के बाद जो भी चीज़ें इसके अंदर सामने आती हैं तो पाकिस्तान के लिए कैसे एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि वाकई अगर वहाँ पे मौजूद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने वाले अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं तो क्या वाकई कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या उनके कवानीन में कोई तब्दीली आएगी? क्या ऐसे अनासर पे वाकई बरतानिया जो है वो हाथ डालेगा और ऐसे लोगों को अपने मुल्क में सज़ाएं दिलवाएगा? बात करते हैं इस पे। हमारे साथ सीनियर सलाहकार अहमद मंसूर साहब मौजूद हैं। अहमद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि ये तो चलें उन्होंने अपने मुल्क को देखा, उन्होंने स्पेसिफिकली ऑब्वियसली कहीं ये नहीं सोचा होगा कि हम पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं या XYZ के लिए बना रहे हैं। उन्होंने देखा होगा भाई बरतानिया में चीज़ बढ़ती जा रही है, इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हैं, उसमें फिर नफ़रत अंगेज़ आपको बहुत सी तकरीर भी नज़र आती हैं, किसी ख़ास ग्रुप के ख़िलाफ़ जो है वो हर तरफ से आपको वो रेसिज्म वगैरह का मुज़ाहरा भी मिलता है। लेकिन इस सारे के अंदर पाकिस्तान कैसे लिंक होता है?
जब ये रिपोर्ट सामने आती है तो आपको लगता है कि उसमें पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतजाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ बरतानिया में? जी बिल्कुल सादिया साहबा, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि बहुत ज़्यादा एहतजाज है बरतानिया में। और सिर्फ एहतजाज नहीं है, एहतजाज के नाम पर पाकिस्तान के अंदर ये आप कह सकते हैं कि जो जुराइम का एक पूरा मंबा, एक धावा, एक हमला वो किया जा रहा है वहाँ से बैठ के। और कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारी है। लेकिन अगर हम पहले इसकी बात कर लें कि ये जो रिव्यू है और जो बरतानिया के अंदर एक जो सोसाइटी है, हाँ, वहाँ मुतजाद दो कवानीन साथ साथ चल रहे थे। सही है। एक तो ये कि जो शख्सी जो एक प्राइवेसी है हर इंडिविजुअल्स की, उसको बरतानिया में बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। उसमें कवानीन मौजूद हैं। आप वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हो तो आप किसी बंदे को, किसी खातून को या किसी को भी दूसरी मरतबा घूरें तो ये एक ऑफेंस वहाँ पे माना जाता है। आप किसी छोटे बच्चे को प्यार के लिए भी, आप अपने इजहार के लिए, चाहे आपकी नीयत ठीक भी है, आप उसको प्यार नहीं कर सकते जबकि आपका उसका साथ कोई ताल्लुक ना हो। बहुत इसको माइंड किया जाता है। और आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ऊंची आवाज़ में बोल नहीं सकते कि दूसरे डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही बरतानिया, वहाँ पे आज़ादी इजहार के नाम पर आप जो करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, आप इंडिविजुअल्स को थ्रेट करते हैं, आप उनको जहनी टॉर्चर करते हैं। फिर बात दूसरे मुल्कों में, बरतानिया से बाहर जो ममालिक हैं, जो वहाँ उन अफराद का कोई लिंक होता है किसी भी सियासी वजह से या कोई और, वो वहाँ पे इंतशार फैलाने के लिए मॉब को इंसाइट उसमें करते हैं। और आप देख लें 9 मई को क्या हुआ था बरतानिया में, लाइव ट्रांसमिशन वहां से सोशल मीडिया पे चल रही थी और वहां पे टारगेट्स दिए जा रहे थे। यहाँ पे जो ये ग्रोथ है कि आप फलां जगह पहुंचे, वहां हमला करें, और कोई कानून किसी गिरफ्त में वो नहीं आए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि ये देखा जाए कि एक तवाज़न ज़रूर होना चाहिए कि क्या आया बरतानिया में ऐसे कवानीन मौजूद हैं कि आज़ादी इजहार के नाम पे किसी के खिलाफ अगर कोई हद पार हो रही है तो उसको देखा जाए, तो वो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जब रिपोर्ट, जैसे होम ऑफिस ने बड़ा इसमें कैटेगोरिकली बताया है कि इसका जायजा लेने के बाद एक जवाब भी आएगा, फिर उसके ऊपर पॉलिसी। और बरतानिया में बहाल ये जरूर है कि जब वहां पे ये सारा मामला होता है तो फिर वो मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। हमें लेजिस्लेशन होती नजर आ रही है, यानी वो सख्त कवानीन की तरफ मामला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और जब चला जाएगा तो उसका जो सबसे पहला इमीडिएट बेनिफिशियरी है वो पाकिस्तान होगा। आप देख लें कि वहां मौजूद, जैसे ये बड़े बड़े वहां पे पाकिस्तान से जाने वाले नाम और इंतशारी नाम जिनको हम यहाँ से देखते हैं, पाकिस्तान से सजा याफ्ता हैं, पाकिस्तान की हुकूमत उन्हें मतलूब है। हम वहां से राब्ता कर चुके हैं। मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला के तौर पे, उन्होंने बरतानिया से जो शहजाद अकबर है उनकी हवालगी की बात चल रही है। आदिल राजा पाकिस्तान में सजा याफ्ता है, वहां भी उनको सामना है। फिर वैसे उधर वहां पे एक ऑफेंस वो क्रिएट होता है, कराया जाता है, वो फिर कहते हैं जी हम पे पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत की तरफ से या यहाँ नाम दिए जाते हैं। लेकिन इसमें भी देखें उनको नाकामी बरतानिया के कानून में अभी रिसेंटली हुई है। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं। अच्छा, पिछले दिनों उन्होंने कहा था वो जो एक बड़ा एक इशू भी बना हुआ है कि एक वो रेपिस्ट है वहाँ पे 62 इयर्स रहा है, शब्बीर अहमद, उसको वापस भिजवाना चाहते हैं। ही इज़ एन ऑफेंडर और हम कह रहे हैं भाई 13 साल की उम्र में वो यहाँ से गया था, नाउ ही इज़ ब्रिटिश सिटीजन। ऑफेंस अगर उसने किए वहाँ पे किए हैं तो अगर वाकई वो इतना एक वाइल इंसान है, डेंजरस इंसान है, तो फिर आपके कानून ने उसको छोड़ क्यों दिया? इस पे भी कुछ बातें चल रही थी कि 2-3 ऐसे नाम हैं कि अगर वाकई एक्सचेंज होता है उनका, हम वैसे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अगर एक्सचेंज होता है तो फिर शायद कोई पॉसिबिलिटी हो पाकिस्तान मान जाए। इस पे भी कोई है आपके पास इंफॉर्मेशन? जो वहाँ से जो कहा गया और इस पे जो हमारी तरफ से भी मेरा ख्याल है कि राब्ते हैं, वो केस टू केस भी देख रहे हैं, क्योंकि ये नहीं है कि बस एक लॉ मौजूद है, एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, MOU मौजूद है कि कुछ भी होगा। ये केस टू केस है। लेकिन ये कमजोर है इस वक्त प्रोसेस कि एक बिल्कुल चीज सामने है, तयशुदा है, मालूम है, पता है, आप फिर भी इसमें वहां पे आप रिलक्टेंट हैं। तो आप देख लें कि ये जो अगर ये हो जाता है, ये मैकडोनल्ड साहब की जो ये रिव्यू है, इसके बाद अब होम ऑफिस का, बरतानिया का ऑफिशियल इस पे जब रिस्पॉन्स आ जाता है तो मैं समझता हूं कि फिर बात आगे बढ़ेगी। फिर पाकिस्तान को, हमारी हुकूमत को एक मौका और मिल जाएगा अपना जो केस है उसको और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जांफशानी से उस पर ऊपर काम करें। और फिर वहाँ जो पाकिस्तान के मुजरम हैं, रियासत के मुजरम है या इंडिविजुअल्स पाकिस्तानी भी हर्ट हो रहे हैं, तो वहाँ उनके लोग जाके, उनको एक सेफ हेवन्स मिली हुई है
अपनी छतरी वहाँ पे आज़ादी इजहार के नाम पे उन्होंने बरतानिया के कानून का सहारा लिया हुआ है, तो फिर वहाँ वो काबिल गिरफ्त ज़रूर होंगे। लेकिन देखिए ना, बरतानिया जैसा मुल्क भी, जो इतनी पुरानी जमहूरियत, वहाँ पे भी ये मसाइल इतना, लोग अक्सर पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि जनाब ये देखें मुजाहरे हो गए, ये हो गया। वहाँ पे भी इस किस्म के मुजाहरे, इस किस्म की कहना चाहिए कि इंटेंसिटी हो चुकी है कि बरतानिया को भी रीअसेस करना पड़ा ना कि जी हमारे यहाँ क्यों हेट क्राइम्स के हवाले से और फिर ये जो प्रोटेस्ट हैं वो इंटिमिडेट करने वाले होना शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई लॉज में फ्लॉ हो सकता है। बरतानिया की ही सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुजाहरों के लिए ज़्यादा क्यों इस्तेमाल हुई? देखें, बरतानिया में एक तो पूरी दुनिया की वहाँ पे नुमाइंदगी मौजूद है, वहाँ लोग हैं, मिनी जो एक ग्लोबल आप कह लें कि वो उसकी रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे सबकी। फिर जो पाकिस्तानी हैं वो एक बरतानिया के साथ, आपको पता है, फिर कश्मीर के जो लोग हैं वो वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में, गालबन ये कोई 4 मिलियन से 6 मिलियन के बीच में आते जाते भी रहते हैं, फिर ट्रैवल तो बहुत ज़्यादा ईजी है। फिर वहाँ पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इन है, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिर सबसे अहम बात, इंडियंस भी हैं, फिर इंडियन लॉबीज़ भी हैं, फिर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये प्रॉक्सीज़ नेटवर्क हैं, उन्होंने भी बरतानिया को और इन जैसे ममालिक को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए वहाँ पे डेरे डाले हुए। ठीक, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसलिए ये नहीं है कि वहाँ कोई सिर्फ कोई ऐसे जो लोग हैं अपनी खुशी से कर रहे होंगे या उनको कोई मज़ा आता होगा, इसके पीछे साजिश है और इसके पीछे पाकिस्तान के मुखालफ, जो पाकिस्तान के दुश्मन है, उनका एका है। तो इसलिए भी पाकिस्तान आपको वो नज़र आता है। फिर आलमी जो मंजरनामा है उसमें भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क से शायद बहुत बढ़ के हैं, तो इसलिए भी हमें ये नज़र आता है कि वो फिर बरतानिया चूँकि एक फैक्टर है और वहाँ से चीज़ें निकलती हैं। हो सकता है हमारी, चूँकि हम सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक होकर देखते हैं और अफ्रीका के ममालिक हैं, वहाँ के हवाले से भी होता हो, हम उसको उस तरह से ना देख पा रहे हों, और ममालिक के हवाले से भी वहाँ उनके रिजर्वेशंस हों, तो जो अगर ये रिव्यू या इस जानिब बरतानिया की एक हुकूमत सोच रही है तो यकीनी तौर पे और मुल्कों का प्रेशर भी होगा, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ का भी ज़रूर होगा। अच्छा। क्योंकि इस वक्त दुनिया देखें बदल तो रही है बड़ी तेज़ी से। ये जो एक रवायात के नाम पे और एक बहुत ज़्यादा जो शख्सी आज़ादियों के नाम पे एक जो एक सोशल आप कह लें कि जो स्टेटस होता है, उसको भी अब दोबारा पूरी दुनिया रिव्यू कर रही है। जो ख़ानदानी एक निज़ाम होता है उसको भी देख रही है। पहले ख़ानदान से अलग थे और आप सब कह रहे हैं कि नहीं, ख़ानदानी निज़ाम भी होना चाहिए, वो भी ये खराबियों की जड़ है। तो बहुत कुछ बदल रहा है, तो इसलिए ये कानून अब हमें बदलते हुए नज़र भी आएंगे। आप देख लें, ये जो सबसे ज़्यादा दुनिया में जो NGOs थी ह्यूमन राइट्स की, यूरोप से थी। पाकिस्तान जैसे मुल्कों को कितना प्रॉब्लम रहा इस हवाले से, अभी बड़े खामोश हैं। इसराइल का जो जुल्म उनको कभी नज़र नहीं आता, बाकी दुनिया में जो जबर हो रहा है नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि अब वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि शायद ये कवानीन अब हमारे ही गले पड़ेंगे कि हमें फिर अपनों के खिलाफ ही एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि असल जो जबर और जुल्म तो इस वक्त ताकत तो उन्हीं लोगों के पास है, हर तरह की माशी ताकत भी है, मिलिट्री ताकत भी है, सोशल मीडिया की भी है, माइंड को कंट्रोल करने की पावर्स भी उनके पास है, हेल्थ को, पूरी दुनिया को, माहौलियात को, तो उन्होंने जकड़ा हुआ है पूरी दुनिया को। तो अगर कोई कानून होगा तो उन्होंने अपने आप को ही मुजरम ठहराना है, तो अब वो रिलैक्सेशन भी जरूर करेंगे, मैं समझता हूँ इन सारे मामलात में। हाँ, हमें ये देखना है कि एक मुतवाज़न जो पॉलिसी है, बाकी जो दुनिया है उनका भी असर रसूख वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। जो वहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स में हैं, उनको किरदार अदा करना चाहिए। इस वाले से और बड़े बाअसर हैं और उनकी बड़ी आवाज़ है, और इस मामले में तो फिर आपको मुल्कों से हट के आपको इंसानियत के हवाले से भी बात करना चाहिए। जो होम मिनिस्टर हैं शबाना महमूद, वो कश्मीरी हैं, वो यहाँ से गई हुई हैं, लंदन के मेयर 3 दफ़ा बने। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे जो है वो आपको, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आते हैं। ये बताइए कि अभी जिस तरह से हम बात करें कि बहुत से लोग ख़ास तौर से जो यहाँ मतलूब हैं, जो वांटेड हैं, यहाँ से फ़रार हुए हैं, वहाँ छुपे हुए हैं, और वहाँ जाके उनका एक ही काम है, वो रोज़ सुबह शाम जो है वो यूट्यूब पे बैठ जाओ, डॉलर्स कमा लो वीडियोस में, फिर कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ कर दो, कभी हुकूमत के ख़िलाफ़ कर दो, और फिर जो आपको प्रोटेस्ट नज़र आते हैं, जो तकारीर नज़र आती हैं, वो वाकई ऐसी हैं कि जिन पे लॉ का इतलाक़ होना चाहिए, कि जिसमें धमकियाँ भी देते हैं, वो कत्ल की भी हैं, लोगों को इंसाइट करने की भी हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान और UK के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस नहज पे या इस कदर
बेहतर हुए हैं ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, कि वाकई पाकिस्तान ने जो बात की है, जो रिक्वेस्ट की है, और एक बार नहीं, आई थिंक कई दफ़ा की है, उसको सुना जाएगा, उसकी सुनवाई हो सकती है और इन लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा जा सकता है जो भी सारे वांटेड हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और बरतानिया के सफारती ताल्लुकात में कभी भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आए, और अब बहरहाल एक एडवांटेज जो हमें, जो पूरी दुनिया में आपका जो ईरान अमेरिका जो जंग में और MOU में जो एक रोल रहा मिडल ईस्ट क्राइसिस में, और फिर जो मार्का हक में इंडिया के हवाले से आप देख लें, फिर हमने बरतानिया की और वहाँ की हुकूमत की, वहाँ के लोगों की, हमने पाकिस्तान ने बात सुनी है, उनको इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है, और वो इस चीज़ को मानते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं। तो इसलिए ये जो रिलेशंस हैं, ये बहुत ज़्यादा इसमें गुंजाइश है कि ये आगे मज़ीद बढ़ें, और इसमें तक़वियत फिर पाकिस्तान को डेफिनेटली बरतानिया के अंदर, बरतानिया की जो एक पॉलिसी है उसमें बाकी ममालिक हैं उनकी भी अपनी एक अहमियत है, लेकिन हमें ये सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, और ना पाकिस्तान कभी हुआ है। मैं समझता हूँ कि आपके इंडिया के साथ कैसे रिलेशन है, आपके इसराइल के साथ, हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ कैसे है, पाकिस्तान के जो डायस्पोरा वहां पे उनके जो इश्यूज हैं वो कैसे एड्रेस हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बात है। तो बरतानिया पाकिस्तान के लिए बहुत अहम मुल्क है और आइंदा भी रहेगा। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इन ताल्लुकात में कहीं कभी हम कोई कमी देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ वैसे पाकिस्तान से हट के इस वक्त अगर हम सिर्फ और सिर्फ UK की बात करें या आप यूरोप को भी देख लें, पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा फार राइट की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। आपको हर जगह पे पॉलिटिक्स के अंदर भी राइट विंग जो है वो ज़्यादा ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों का जो वोटिंग पैटर्न है ना, जो लोगों का रुझान है लीडर्स चुनने का, वो भी तब्दील हो रहा है। इसकी क्या वजह है कि भाई सख्त इमिग्रेशन कवानीन की तरफ भी चले जाओ, लोगों को निकालो, डिपोर्ट करो, हमारा कल्चर तबाह हो रहा है, हमारे वैल्यू सिस्टम्स तबाह हो रहे हैं, ये वहाँ पे डिबेट चल रही है। इसकी वजह है क्या जिसकी वजह से बेसिकली ये हेट क्राइम बढ़ रहा है? ये एक इसकी बड़ी सादा सी वजह है कि वसाइल दुनिया में कम हो रहे हैं और जो आबादी भी बढ़ रही है। फिर ये जो आपकी ऑटोमेशन है और ये जो AI है, ये इंसान की जो स्किल्स को भी खा रही है और ह्यूमन रिसोर्स को भी उनके मौके कम कर रही है। तो अब यहाँ पे आ गया कि मेरे पास ये केक है तो इसमें बाहर से आने वाले ना खाएं, पहले तो मैं खाऊं। रिसोर्सेज कम है, उनको लगता है बाहर से जो आ रहे हैं वो सब है। एक कौम परस्ती, सबसे पहले अमेरिकन, सबसे पहले बरतानिया, आयरलैंड वाले कहते हैं हम सबसे पहले हैं, पाकिस्तान कहता है सबसे पहले पाकिस्तान। तो दुनिया में हर मुल्क ये चाहता है या उस मुल्क के अंदर भी तकसीम के पहले हमारे लोगों को रोजगार मिले, पहले हमारे लोगों को बिजनेस के मौके मिले, बाद वाले बाद में है। आप देख लें मिडिल ईस्ट में कितनी बड़ी चेंज आई है। कभी अरबों को आपने काम करते देखा था कई दहाइयों तक, अब वो रूटीन की जॉब्स भी वो खुद कर रहे हैं कि भाई बाहर से ये जो नहीं सारा मामला चल सकता। फिर इमिग्रेशन के आप कवानीन देख लें, पूरी दुनिया में सख्त हो रहे हैं। कोई एक मुल्क का भी आप नाम लें जिसने इस वक्त बॉर्डर्स ओपन छोड़े हों कि जो आए और आके रहे। इवन जो इस वक्त दुनिया के जो मोस्ट जो आप कह लें ना कि वेलकम करने वाले जो ममालिक हैं उनमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, न्यूजीलैंड है। वहां पे भी बहरहाल उन्होंने बहुत ज्यादा चीजों को स्ट्रीमलाइन जरूर किया है। अब वो स्किल्ड लेबर बिल्कुल टोटल वो ये देख रहे हैं कि अगले 20-30 साल तक ये बोझ बनेगा हमारी सोसाइटी में बंदा या ये खानदान, तो उसको वो वेलकम करेंगे। ये नहीं है कि बस उन्होंने एक 10,000 लोगों का कहा कि उसमें पर्चियां डाली, जो आ गया तो उनको बुला लिया, नहीं। तो उससे क्या होगा, इससे फिर नुकसान उन ममालिक का होगा जिनका जो ये ब्रेन ड्रेन जिसको कहते हैं। लेकिन हम जैसे मुल्क जिनके लिए ये हमारी स्किल्ड जो लेबर है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, ये बहुत अहम भी है। वहाँ से देखें फिर आपको पैसे आते हैं, डॉलर्स आते हैं, 40 बिलियंस की जो हमारी तरसीलात आई हैं। तो जैसे वो हमारे फील्ड मार्शल कहते हैं कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है कि हम पूरी दुनिया में जा रहे हैं, हमारी एक अहमियत है, सफारतकारी हमारा जो डायस्पोरा कर रहा है, तो हमें तो इसको और बढ़ाना है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब ये ऑब्वियसली आपको एक स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन लॉज नज़र आते हैं जहाँ पे जैसे आपने कहा कि रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, लोग तंग हैं कि जी बाहर वाले आते हैं, हमारा शेयर जो है वो ले जाते हैं, हमारे पास जॉब्स नहीं है, इनको मिल जाती हैं। तो ऐसे में अगर वाकई कवानीन में और सख्ती आती है, तब्दीली आती है, तो फिर बहुत से लोगों को वापस भेजने का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। ये बहुत ही अहम है। इसमें पाकिस्तानियों को ये चाहिए, मैं ये समझता हूँ हम सबको, कि हम जिस मुल्क में भी जाएं उस मुल्क के कवानीन का एहतराम करें। हम वहां जाएं और वहां की सोसाइटी में घुले मिले, उनको ये ना लगे कि कोई अजनबी आ गया है और उन्हें कोई थ्रेट ना लगे। हम अपने मुल्क का भी एहतराम करें, कवानीन का।
तो फिर इसमें माजरत के साथ पॉलिटिकल बात हो जाएगी। पीटीआई वाले बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, असल तो उनको समझने की जरूरत है। और सियासत बाहर जाके नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। आप सियासत करें, आप अपने घर में करें, बंद कमरे में करें, अपने मुल्क में वापस आके करें। जिस मुल्क में आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके एम्बेसडर है पाकिस्तान के, तो वहां पे फिर कोई पीएमएलएन का नहीं है, पीटीआई का नहीं है। वो हमारी लंदन की एम्बेसी के बाहर जाके देखे ना वो क्या करता है, हर दूसरे रोज कोई ना कोई हंगामा वहां पे चल रहा है। ये समझने की जरूरत है। सही, चलें। बहरहाल अहमद मंसूर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया स्टेक। दुनिया में जौहरी ताकत होना सिर्फ ताकत की अलामत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। जो मुल्क एटमी सलाहियत रखते हैं उन पर लाजिम है कि वो अपने जौहरी असासों, तनसीबात और हसास मालूमात को इंतहाई महफूज रखें, क्योंकि एक मामूली सी गफलत भी सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के अमन को खतरे में डाल सकती है। ऐसे में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट तशवीश में मजीद इजाफा करती है, जिसमें बताया गया है कि एक हैकर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने भारत के सबसे बड़े जौहरी प्लांट कुडनकुलम से मुतालिक तकरीबन 19,000 डिजिटल फाइलें हासिल करने का दावा किया है और इनमें से कई फाइलें डार्क वेब पर भी शाया कर दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लीक होने वाली मालूमात में जौहरी प्लांट के वेंटिलेशन सिस्टम के खाके, कंट्रोल रूम के नक्शे, ज़ेरे तामीर यूनिट्स के तकनीकी रिकॉर्ड, वेंडर्स की मालूमात, मुश्तरका इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स और हसास आलात की तस्वीर भी शामिल हैं। अगर ये दावे दुरुस्त साबित होते हैं तो ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि आलमी जौहरी सलामती के लिए एक संगीन सवालिया निशान है। ये पहला मौका नहीं कि भारत के जौहरी प्रोग्राम पर साइबर सिक्योरिटी के हवाले से सवालात उठे हों। इससे कबल भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में भारतीय हसास इदारों और अहम तनसीबात पर साइबर हमलों की इत्तलात सामने आती रही हैं। इन वाक़यात ने खदशा पैदा किया कि क्या भारत अपनी इंतहाई हसास जौहरी तनसीबात को जदीद साइबर ख़तरात से महफूज रखने की सलाहियत रखता है। आज दुनिया की जंगें सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीनों पर भी लड़ी जा रही हैं। साइबर हमले किसी भी मुल्क के बिजली के निज़ाम, बैंकारी, दिफाई नेटवर्क और जौहरी तनसीबात को भी निशाना बना सकते हैं। यही वजह है कि जौहरी सलामती अब सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी का मामला नहीं बल्कि साइबर सिक्योरिटी भी इसका लाजमी हिस्सा बन चुकी है। अगर किसी जौहरी प्लांट के इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्रोल रूम या हिफाजती निज़ाम से मुतालिक मालूमात गलत हाथों में चली जाएं तो इसके नताइज का तस्वुर भी खौफनाक है। ऐसे डेटा को मुस्तकबिल में साइबर हमलों, तखरीबकारी या दीगर खतरनाक मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है, क्या आलमी इदारे सिर्फ मखसूस ममालिक के जौहरी प्रोग्रामों पर ही नजर रखते हैं या फिर तमाम जौहरी रियासतों के लिए यकसा मयार होना चाहिए? अगर किसी भी मुल्क के जौहरी असासों से मुताल्लिक हसास मालूमात लीक होने की खबरें सामने आईं तो आलमी बिरादरी को गैर जानिबदाराना तहकीकात और मौसर निगरानी का मुतालबा करना चाहिए। जनूबी एशिया पहले ही दुनिया के हसास तरीन खित्तों में शुमार होता है। यहाँ 2 एटमी ताकतें आमने सामने मौजूद हैं और खित्ते में कशीदगी की एक तवील तारीख भी है। ऐसे माहौल में किसी भी जौहरी तनसीब की सिक्योरिटी में कमजोरी सिर्फ एक कौमी मसला नहीं बल्कि इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती का मामला बन जाती है। भारत को चाहिए कि वो इस मामले पर मुकम्मल शफाफियत का मुजाहरा करे, इन खबरों की आज़ादाना तहकीकात कराए। अगर कोई सिक्योरिटी खामी मौजूद है तो इसे फौरी तौर पर दूर करे और आलमी जौहरी तहफ़्फ़ुज़ के असूलों के मुताबिक अपने निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाए। जौहरी ताकत के साथ जवाबदेही भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ताकत खुद। दुनिया इस वक्त ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी है जहां एक हैकर हज़ारों मील दूर बैठकर ऐसी मालूमात तक रसाई हासिल कर सकता है जो कभी नाकाबिले तसव्वुर समझी जाती थी। इसीलिए जौहरी सलामती को रिवायती सोच से हटकर साइबर सिक्योरिटी, मसनूई जहानत और जदीद टेक्नोलॉजी के तनाजुर में भी देखना होगा। आखिर में एक बात वाज़ेह है, अगर रॉयटर्स की रिपोर्ट में बयान किए गए दावे दुरुस्त साबित होते हैं तो ये सिर्फ भारत के लिए एक वार्निंग नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि जौहरी सलामती में मामूली सी गफलत भी आलमी अमन के लिए खतरा बन सकती है। और अगर दावे दुरुस्त नहीं हैं
तब भी ज़रूरी है कि शफाफ तहकीकात के ज़रिए हकीकत सामने लाई जाए ताकि आलमी एतमाद बरकरार रहे, क्योंकि जौहरी तहफ़्फ़ुज़ किसी एक मुल्क का नहीं, पूरी इंसानियत का मुश्तरका मफाद है। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।